आज भी बहुत सारी ब्लू चिप्स कंपनी जैसे कि पीएसओ, ओजीडीसी और पेटीएम, इनके एक शेयर की कीमत चिकन टिक्का के प्राइस से भी कम है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाइए और इस शानदार मौके का भरपूर फायदा उठाइए। अरे अरे, चिकन टिक्का बाद में खा लेना, पहले अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर तो कर लो और जल्दी से पीएसएमयू को ज्वाइन करें और मैसेज करें, क्योंकि मैं पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म पर आपका वेट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे आज मार्केट की, क्योंकि आज मंडे है, आज वीक का पहला डे है। और जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि कल जो है जो न्यूज़ आई थी आईएमएफ के हवाले से कि जो है वो जो रकम है 1.2 बिलियन डॉलर्स की, वो जो है आज मिल जाएगी। और उसके बाद जो है हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव होगी। और हमने देखा कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम हमने एक्सपीरियंस किया। और फर्दर मार्केट के हवाले से हम जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जासिम साहब, जो कि इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं इन एकेडी सिक्योरिटीज़ में। जी हाँ, बिल्कुल। और उनसे हम बात करेंगे मार्केट की, आप लोगों के सवालात भी लेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। और अगर आपके लाइक्स 1000+ होंगे तो यही प्रोग्राम मैं ड्यूरिंग मार्केट आवर लेकर आऊँगी। और इसके साथ ही साथ आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाए। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं गेस्ट की तरफ, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन फाइन फाइन। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माय सेशन। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आज की मार्केट के हवाले से एक व्यू जो है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल। आज मार्केट में फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेंस ऑफ डे मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम रहा है। उसकी मेजरली रीजन एक्चुअली दो से तीन जो इम्पैक्टेड थीम थे, जिसमें वन ऑफ देम आईएमएफ की मीटिंग है, जिसमें पाकिस्तान को डिसबर्समेंट होनी है अराउंड 1.2 बिलियन, एंड एक्चुअली हम्म। इंक्लूडिंग टू पेमेंट्स। एक तो वो उसमें एक हमारा 1 बिलियन का लोन है, 200 बिलियन एक्चुअली जो उसमें वेदर से रेलेवेंट, क्लाइमेट चेंज से रेलेवेंट पेमेंट है, जो हमें डिसबर्समेंट होनी है। हम्म। सेकेंड वन एक्चुअली उसमें जिस चीज ने मार्केट को फ्यूल किया, अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो उसमें पावर सेक्टर के सर्कुलेट से रेलेवेंट जो डेवलपमेंट्स वगैरह हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है सोन, उस पे जो उसमें ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होनी है, जिससे ऑब्वियसली एक सेक्टर में लिक्विडिटी क्रिएट होगी। थर्ड वन अगर थोड़ा सा हम देखें तो उसमें जो मार्केट में एक सेंटीमेंट में एक चीज फ्यूल अप हुई, वो पीटीसी से रेलेवेंट जो डेवलपमेंट थी उसमें, एक्चुअली जो उसमें अप्रूवल है पीटीए से, तो वो भी एक थीम मार्केट के अंदर इन है। सो दो से तीन मेजर चीजें एक्चुअली जो प्ले अराउंड कर रही थी मार्केट के अंदर। सो उसकी वजह से मार्केट में एक मोमेंटम पॉजिटिव रहा है, और हमारी मार्केट में ओवर द टाइम लिक्विडिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही है। तो वे फॉरवर्ड भी इंशाल्लाह उसमें जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, लाइक स्पेसिफिकली नाउ वी टॉक अबाउट लाइक टेलीकॉम सेक्टर, एज हम्म। वेल एज सेकंड वन एक्चुअली इज ऑयल एंड गैस सेक्टर, एंड एज वेल एज एक्चुअली उसमें फर्दर वे फॉरवर्ड हम उसके अंदर आगे सीमेंट स्टॉक्स और अदर स्टॉक्स में भी एक अच्छा एक बुल रन देख सकते हैं। सही। सर, जैसे अभी मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेड है इस मंथ 15 तारीख को, आई गेस। तो उसमें यही व्यू स्टांस देख रहे हैं कि मे बी अनचेंज रहे। तो इसके बाद सीमेंट सेक्टर को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या लग रहा है इसमें? अच्छा, उसमें देखें आप, प्रॉब्लमेटिक उसमें यही था लास्ट पे, इवन दो क्वेश्चन बनता है रियल हम्म। इंटरेस्ट रेट का और नॉमिनल का गैप तो है, बट स्टेट बैंक थोड़ा सा कॉन्शियस स्टांस के ऊपर है कि वे फॉरवर्ड ये जो फ्लड्स वगैरह का कुछ इम्पैक्ट वगैरह आता है, ठीक हो गया, एज वेल एज उसमें आईएमएफ का कुछ कंसर्न वगैरह हम थोड़ा सा अगर देखें तो पॉसिबल है कि अभी स्टेटस को रहे। अब लेट्स सी आगे नंबर्स क्या आते हैं, थोड़े से उनको भी हमें थोड़ा सा देखना है। बट क्वेश्चन बनता है डिस्काउंट रेट में कट का, पर लेट्स सी, इट ऑल डिपेंड कि स्टेट बैंक उस पर थोड़ा सा कब रिएक्ट करता है, वो जरा कॉन्शियसली जो अप्रोच है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हम्म। अगर इंटरेस्ट रेट स्टेटस को भी आता है तो मीनवाइल अगर हम सीमेंट्स को देखें तो सीमेंट्स के अंदर वे फॉरवर्ड एक अच्छी डेवलपमेंट्स और अच्छी वैल्यूएशन बाकी है। अगर हम थोड़े से कोर सीमेंट्स हैं, जैसे आपका डीजी खान सीमेंट है, ठीक हो गया, लकी सीमेंट है,
एज वेल एज हम्म अदर देन मैपली वगैरह सीमेंट्स हैं। तो अभी सीमेंट्स में जगह बनती है, उसकी रीजन से है कि वॉल्यूम जो है रिवाइवल साइड पे है। और वे फॉरवर्ड गवर्नमेंट अगर उसमें जो डिफरेंट जो हमने पीएसडीपी ऑब्वियसली हाईएस्ट है बट उसमें मटेरियलाइज बड़ा लिमिटेड होता है। तो अगर उसमें फर्दर को प्रोजेक्ट्स वगैरह और प्लस फ्लड के बाद रीएबिलिटेशन वाली साइड पे जब जाते हैं तो सीमेंट्स के नंबर ओवर द टाइम इंप्रूव होंगे। और वे फॉरवर्ड हम सीमेंट्स के अंदर फर्दर एक्चुअली जो है ना अपसाइड देखते हैं उसमें। तो अगर हम डीजी की बात कर लें तो डीजी में भी हम्म अच्छा पोटेंशियल है, लकी में अच्छा पोटेंशियल है, मैपल लीफ में अच्छा पोटेंशियल है। तो कोर फंडामेंटली वे फॉरवर्ड इनमें अभी चीजें प्राइस इन होना बाकी है। तो सीमेंट सेक्टर भी आगे वे फॉरवर्ड थोड़ा सा लाइमलाइट में रहेगा। एज वेल एज जैसे ऑयल एंड गैस की हम डिस्कशन करते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की डिस्कशन करते हैं। तो रिसेंटली हमने जो कार्गोज जो है डेफर किए हैं लास्ट ईएनई के साथ और कतर वगैरह के साथ, उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि हमने क्या किया कि लास्ट ईयर भी एक्चुअली जो गैस उसमें जो एक्सप्लोरेशन हम करते हैं तो उसके अंदर गैस एज वेल एज उसमें फ्यूल सॉरी फ्यूल उसमें दोनों जी चीजें एक्सट्रैक्शंस होती हैं। तो हमने इंटरनली बाय फोर्स कर्टेलमेंट की हुई थी। तो अब वो भी दोबारा एक्सप्लोरेशन में उसमें हम जाएंगे तो हमारी इंडिजिनस जो इंटरनल गैस है जो कि ऑब्वियसली हमें उसमें काफी चीपर भी पड़ती है उसमें। तो खैर उससे भी हमारी ऑयल एंड गैस कंपनी की टॉप लाइन्स हैं वो बेहतर होंगी दोबारा। तो ये ट्रिगर भी है, फिर ये पावर सेक्टर वाला है, और नेक्स्ट वन एक्चुअली जो उसमें गैस सेक्टर वाला है उसको भी हम थोड़ा सर्कुलेट को देख रहे हैं। तो हम्म वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह इस सेक्टर में भी वे फॉरवर्ड अभी जो वैल्यूएशंस काफी देर से एक्चुअली जो है उसमें प्राइसिंग नहीं हो पा रही, ओवर द टाइम प्राइसिंग होना शुरू हो जाएंगी। तो उसमें आपका ओजीडीसी है, पीपीएल है, पीएसओ है, ये हम्म इनमें अच्छा अपसाइड अवेलेबल है। सही ग्रेट बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ सर कुछ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, उनके हम क्वेश्चंस लेंगे और प्लीज क्विकली आप लोग अपने क्वेश्चंस कीजिएगा। जी उमर फारूक अपना सवाल करें। जी मैडम, मैं पाक इलेक्ट्रॉन पेल के बारे में पूछना चाह रहा था कि अभी आज इसमें तेजी आई है, आप इसको कैसे देखते हैं, क्या टारगेट देते हैं आप? अच्छा, पाक इलेक्ट्रॉन रिसेंट में भी पहले भी इसकी जो एक्सपोर्ट से रेलेवेंट भी डेवलपमेंट इसमें आई थी, शिपमेंट से रेलेवेंट। और पाक इलेक्ट्रॉन एक अच्छी कंपनी है, इसमें अप्लायंसेस वाला सेगमेंट भी है, पावर वाला सेगमेंट भी है। तो पाक इलेक्ट्रॉन को ओवर द टाइम हम अच्छा देखते हैं। फंडामेंटली अगर इसको मैं थोड़ा सा वैल्यूएशन वाली साइड पे जाऊं तो ये स्टॉक 80 प्लस पे इजीली जा सकता है और इसमें फर्दर पोटेंशियल अपसाइड ओपन हो सकता है इसके अंदर। तो अच्छी कंपनी है ये। और ओवर द टाइम इसने खुद को काफी उसमें बेहतर और डिवर्सिफाई थोड़ा सा किया उसके अंदर, और प्लस जो एक्सपोर्ट एवेन्यू वाला जो इसके अंदर एक ऐड हो रहा है उसकी वजह से इसकी प्राइसिंग अच्छी हो जाएगी। तो रेट अभी राइट नाउ भी अच्छा है। अगर कोई एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेके इसको होल्ड करना चाहे तो बिल्कुल बाय करके होल्ड कर सकता है, और इसकी वैल्यूएशन 80 प्लस वाली साइड पे जा सकते हैं थैंक यू सर। फंडामेंटली। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। उसामा अपना सवाल कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जैसा आपका प्रोग्राम है ऐसा यूट्यूब पर कोई भी नहीं होता। मैं जब 6-7 बजे के बाद थोड़ा गो थ्रू करता हूँ तो उसमें सभी जो है वो इससे सिमिलर से प्रोग्राम करते हैं। लेकिन जिस तरह से आप लर्निंग और एजुकेशन कर रहे हैं इस हवाले से, सेकेंडली जो आप प्रोफेशनल्स बुलाते हैं, ये 700-750 स्क्रिप्ट है मार्केट में, इनकी इतनी ग्रिप होती है, किसी स्क्रिप्ट का भी पूछ लें उसके फंडामेंटल्स, उसके प्राइस एक्शंस वगैरह कुछ भी इनको ऐसे अजबर याद होते हैं। तो ये चीज़ बड़ी मुझे मतलब अमेज करती है। तो सेकंड सर मेरा क्वेश्चन ये था, बहुत चूंकि शुक्रिया पहले आप सर। बताती हैं कि मुख्तसर सा आप क्वेश्चन किया करें, तो सर मुझे काइंडली बीओपी की बाइंग की रेंज के वाले से गाइड कर दें प्लीज। थैंक यू। अच्छा, उसमें अगर बैंक्स की हम अपनी यूनिवर्स की डिस्कशन करें ना तो वैसे बीओपी हमारे पास कवरेज में तो नहीं है। मैं उसमें अगर हम थोड़ा सा कवरेज, क्योंकि फंडामेंटली जब किसी की प्राइसिंग हम करते हैं या प्राइसेस बोलते हैं या टारगेट करते हैं तो ऑब्वियसली उस पर जरा थोड़ा सा रिसर्च वर्क हुआ हो, प्रॉपर फंडामेंटल स्टडीज हुए हो, तो देन किसी को स्पीक आउट करना जरा क्वाइट इजी होता है। बाकी बीओपी में ये ओवर द टाइम एक्चुअली मेजर डेवलपमेंट्स यही थी कि इसने अपना जब बाय एनुअली डिविडेंड अनाउंस किया इसने, और ओवर द टाइम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंप्रूव होना शुरू हुई और बाय एनुअली इसने डिविडेंड देना शुरू किया। तो उसकी वजह से फिर इसकी जो वैल्यूएशन काफी डिप्रेस थी, काफी डाउन साइड पे था, उसकी वजह से इसमें एक अच्छा अपसाइड आ गया उसके अंदर। तो वे फॉरवर्ड भी लेट्स सी, क्योंकि गवर्नमेंट बेस्ड बैंक जो होते हैं ना, लाइक नेशनल बैंक भी है, बैंक ऑफ पंजाब भी है, पंजाब का क्वांटम जो जितनी भी स्कीम्स आती हैं सभी इन बैंक्स के थ्रू आती हैं। तो ओवर द टाइम इसमें प्रॉफिटेबिलिटी तो बेहतर हो रही है और प्लस इसका रेट भी काफी अप्रिशिएट हुआ है। बट यहाँ से बड़ा उसमें कुछ बहुत ऊपर अपसाइड इसलिए मैं कोई टारगेट या टारगेट प्राइस नहीं बता सकता क्योंकि ये हमारी यूनिवर्स के अंदर, हमारी वैल्यूएशंस के अंदर है नहीं है। बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअली ग्रो करती है और कंपनी अपनी ये डिविडेंड पॉलिसी को इंटैक्ट करती है
तो ये बैंक भी ओवर द टाइम एक अच्छी इंप्रूवमेंट में चला जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वेस्टर लॉयल्टी जो होती है ना, और जो शेयर होल्डर लॉयल्टी है, वो तभी इंक्रीज होती है जब जब कंपनी अर्न करती है और डिस्पर्स करती है अमंग द शेयर होल्डर्स। तो ऐसा ही चीज आपने देखे अस्क्री बैंक में भी, आपने देखा अस्क्री भी एनुअल देता था, वो भी बाय एनुअली पे आ गया, बीयू भी एनुअल पे पे आउट आता था, बाय एनुअली आ गया है, और प्रॉफिटेबिलिटी अभी बैंक्स की अच्छी लगती है आगे हमें। तो उसमें बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी उसकी जो है वो प्राइस टू बुक रेशियो वगैरह, रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे जैसे बेहतर रहती है, तो सही। फर्दर इनकी वैल्यूएशन अपसाइड की तरफ उसमें जा सकते हैं। उसके बीओपी में वे फॉरवर्ड अगर गवर्नमेंट अपने जो नंबर्स और जो फोरकास्टेबल नंबर्स हैं इसके एज पर मैनेजमेंट अगर वो रहते हैं, तो ये यहाँ से फर्दर एक अपसाइड दिखा सकता है, बट लिमिटेड अपसाइड होगा, क्योंकि अदर देन बैंक जैसे एचबीएल हो गया, यूबीएल हो गया, ठीक हो गया, इन बैंक्स में थोड़ा सा एक अच्छी बैट ले सकते हैं। डेफिनेटली वो फंडामेंटल है, अपनी टारगेट प्राइसेस से नीचे है, बट ये जो बैंक्स हैं कवरेज में नहीं है, तो इसको मैं टारगेट नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। जी राइट सर, थैंक यू, सो नाइस। थैंक यू जी। जी नसीम वेलकम जी। तनवीर साहब, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरा ये वालेकुम क्वेश्चन था कि आईटी सेक्टर में एवीएन और ऑक्टोपस में तकरीबन 25 से 30% लॉस चल रहा है, तो उसको हम ऑयल सेक्टर में कन्वर्ट कर लें इस स्टेज पे जबकि ये लॉस भी मौजूद है। अच्छा, उसमें आपने एवेंसियन की बात की, ऑक्टोपस डिजिटल की बात की, एक ही कंपनी है बेसिकली, उसी की ये दोनों कंपनीज हैं उसमें, एवेंसियन वाली जो है, एवेंसियन और प्लस ऑक्टोपस है। अब उसमें कंपनीज दोनों अच्छी हैं, और बहुत से लोगों ने, आपने भी सभी ने एक्सपीरियंस किया कि मार्केट कितना रैपिडली इंक्रीज की, बट इसकी वैल्यूएशन जो है ना वो बढ़ी नहीं, और प्राइस इसकी रेंज बाउंड हो गई दोनों कंपनीज की। तो इसमें तो देखिए, कोई कैटेगोरिकली डायरेक्टली जरा एडवाइस करना इसलिए मुश्किल होगा कि ये वो कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट के साथ चलने पे चली नहीं है, ठीक है। तो डाउन साइड यहाँ से लिमिटेड है, अप साइड यहाँ से एक अच्छा मिल सकता है अगर इसमें डेवलपमेंट्स हो जाती हैं, जैसे एवेंसियन को बाहर से प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते रहते हैं, और उस प्रोजेक्ट बेस पे इनका जो अक्सर एनुअल क्वार्टर आता है उसके अंदर कुछ रिजल्ट्स इनके बेहतर भी होते हैं। तो अभी तो मैं आपको फॉरेन स्विचिंग वाला कोई ऐसा मशवरा इस पे देना जरा मुश्किल हो गया। हाँ, आप अपनी इस क्वांटिटी को, अगर ऑब्वियसली आपने काफी देर से होल्ड किया है और पैरल साइड पे मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो एटलीस्ट 50% एक्सपोजर आप अपना स्विच ऑफ कर सकते हैं आप उसमें, फंडामेंटल कंपनीज में। जैसे एंग्रो की डिस्कशन हमने की है, ठीक हो गया। उसके अलावा हम डीजी की डिस्कशन कर रहे हैं, अब बिल्कुल इसमें अपना कुछ प्रोपोर्शनेट 50% कट ऑफ करके डीजी में डाल लें। डीजी सेगमेंट बेहतर है, सेकंड वन एंग्रो जी होल्डिंग ठीक। बेहतर है, थर्ड वन पार्क इलेक्ट्रॉन बेहतर है। तो इन कंपनीज में जी ठीक। आप उसमें डाइवर्स कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी वाइज मैंने आपको डीजी बता दिया, सेकंड नंबर पे होल्ड एंग्रो होल्डिंग बता दिया, ठीक हो गया, थर्ड वन पार्क इलेक्ट्रॉन बता दिया। तो बिल्कुल आप अपनी होल्डिंग को 50% एटलीस्ट स्विच कर सकते हैं, और 50% अपसाइड का वेट कर ले जैसे अपसाइड आता है, क्योंकि इनके रिजल्ट्स कोड होते हैं फरवरी मार्च में जाके। तो पॉसिबल है कि उसमें कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट की खबर वगैरह लग जाए, तो थोड़ा सा अपसाइड मिल जाए, बट 50% आप डाइवर्स कर लें, प्रॉब्लम नहीं है। जी ठीक, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया वेलकम जी। जी। अली वोरा साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पूछना था वालेकुम। स्पेल के बारे में। स्पेल। ओके। अच्छा, स्पेल जो कंपनी है, ये उसमें जैसे फूड, जो रेडी टू मीट फूड है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि ये उसमें जो एक तो गाड़ियों ऑटो ऑटो सेगमेंट भी है ना, इसमें जो इंटीरियर्स वगैरह बनता है, प्लस फूड की जो पैकेजिंग होती है, ठीक हो गया, ये वो भी बनाते हैं, और कंपनी ने अपने स्टॉक को भी स्प्लिट किया, और पे आउट वाली कंपनी है। तो फॉर द टाइमिंग अभी इसमें इसका रेट थोड़ा सा रिसेंट डेज में इसका हाई लगा है। इसके अंदर कंपनी अच्छी है, बट इट ऑल डिपेंड कि उसमें अब ऑटो में आगे क्या मूवमेंट होती है, ठीक हो गया, और रेडी टू ईट जो फूड की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली ये वे फॉरवर्ड अपना थोड़ा सा, बट मैनेजमेंट के प्लान्स अच्छे हैं वो ड्यूरिंग अगर आप लास्ट ईयर भी देखें ना, तो वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं ओवर द टाइम। तो अगर किसको आपके पास रखना अच्छी, चाहिए? आप ये डिपेंड करता है आपकी प्राइसिंग क्या है इसके अंदर। मैंने 56 रुपीज में लिया। हाँ, तो आई थिंक अभी राउंड बोर्ड कितना, 55 के राउंड बोर्ड होगा मेरा ख्याल से ये। जी जी, 57 भी जा रहा है। पिछले दिन गया हाँ, था। यस यस। तो आप होल्ड कर सकते हैं, आप इसको होल्ड कर लें अभी, और लेट्स सी मार्केट, क्योंकि ये ऑलरेडी एक रैली बना चुका था जब ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था ना, स्प्लिट होने के बाद इसमें काफी अच्छा अपसाइड आया था, और उस अपसाइड के बाद अब ये नॉर्मलाइज हो रहा है इन करंट लेवल्स पे। वे फॉरवर्ड अगर पूछे, और प्लस इनकी एक्सपोर्ट्स वगैरह के अंदर भी इसमें, तो कंपनी अच्छी है, आप होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरा SLGL का काइंडली बता दें।
सिक्योर लॉजिस्टिक। हाँ, सिक्योर लॉजिस्टिक में जो लास्ट उनका एक कंपनी के साथ वो जो डेवलपमेंट्स हुई थी सिक्योर लॉजिस्टिक के अंदर, उस, सॉरी, जी जी सर, आप जी कंटिन्यू ऐसे ही करिए। हेलो, जी 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 सर, अच्छा, आप ठीक है। कंटिन्यू हाँ, करिए। सिक्योर लॉजिस्टिक की लास्ट, हाँ हाँ, ट्रैक्स ट्रैक्स ग्रुप के साथ जो एक्चुअली इनकी वो आपस में वो जो डेवलपमेंट हुई थी उसके बाद वे फॉरवर्ड वैल्यूएशन अच्छी देखी जा रही थी, और राइट नाउ अभी इसकी जो प्राइसिंग है अराउंड 20 है। और इसका जो रेट की अगर अगर बात करें तो डिपेंड करता है कि आपके पास पोजीशन किस रेट पे पड़ी हुई है, आपने कितने में खरीदा है आपने। 20 रुपए 50 पैसे। सॉरी, 20 रुपए 50 पैसे। कितने में? 20 रुपये। अच्छा, करंट लेवल पे लिए ना, तो आप वेट कर सकते हैं यहाँ से, इसमें 3 to 4 रुपीज का अपसाइड तो इजीली है। मैनेजमेंट साइड की अगर डिस्कशन करें तो मैनेजमेंट तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। मैनेजमेंट तो एक्सपेक्ट करती है कि उनके शेयर की वैल्यूएशन जो है ना वो 29-30 से ऊपर है बाय मैनेजमेंट। अगर मैं मैनेजमेंट को इंकॉर्पोरेट करूँ ना, तो अगर आप लास्ट एक इनकी सीबीएस देखें, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन हुआ होगा, अगर आप देखें तो उसमें वो वैल्यूएशंस पड़ी होंगी। तो मैनेजमेंट तो 29 समथिंग से अबव देखती है, और 20 अराउंड मेरे ख्याल से इसका रेट ठीक है। तो इस रेट से अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो इसमें आपको 4-5-6 रुपीज का इसमें अपसाइड आ सकता है, बट ये जरा ग्रेजुअली मूव करता है, ठीक हो गया क्योंकि जी, ये बहुत मेरा जज़ाकल्लाह शुक्रिया रिसर्च खैर। अली कवरेज साहब, के स्टॉक बहुत नहीं है, तो शुक्रिया। दैट्स वे इस पे जी जी सर, आप कंटिन्यू करें। हाँ, ये इसमें कह रहा हूँ कि एक्चुअली बहुत सी ऐसी कंपनीज डेफिनेटली जो रिसर्च कवरेज नहीं करती, रिसर्च यूनिवर्स में नहीं आती, उस पर एक जी जेनेरिक डिस्कशन हो सकती है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फैक्ट्स, बट उसमें टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो लुक हम्म, लाइक दिस कंपनी, लाइक सिक्योर लॉजिस्टिक, बाय मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन, उन्होंने डायरेक्टली कुछ कोड्स भी हुई है अराउंड कोई 28-29 समथिंग का। तो हम्म। वैसे भी इसमें अगर थोड़ा सा इनकी कोई एक दो डेवलपमेंट्स थी, लॉजिस्टिक कंपनी जो है उसमें डेवलपमेंट्स थी, वो शायद थोड़ा सा पॉजन हुई हुई है, बट इसमें आई थिंक इसमें 24-25 वाला रेट आ सकता है इजीली, प्रॉब्लम नहीं है। सही, बिल्कुल। और यहाँ पर हम लेंगे एक आखिरी सवाल, लेकिन प्लीज शॉर्ट कीजिएगा। वकास साहब अपना सवाल कीजिए, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट करना है आपने। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल जो है वो पोर्टफोलियो की तकसीम के बारे में है कि जैसे मतलब मेरे पास एक स्क्रिप्ट है वो 20% ऑलरेडी है, लेकिन उसमें मुझे मेरी रिसर्च के हिसाब से बेहतरी के चांसेस लग रहे हैं, तो क्या मैं उसको 40% 50% तक एक स्टॉक को मतलब ऐड कर सकता हूँ, या मुझे 20-30% ही ऐड करना चाहिए? मतलब कितना मैक्सिमम एक स्टॉक को मैं जो है ना अपने पोर्टफोलियो में जगह दूँ? अच्छा, जब हम पोर्टफोलियो मिक्सिंग की बात करते हैं और उसमें डिवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो उसमें इट ऑल डिपेंड कि मुझे किसी भी सेक्टर के अंदर कितना एक्सपोजर लेना है, बट उस एक्सपोजर का डायरेक्टली लिंक होता है उसकी वैल्यूएशन से, कि उसमें अपसाइड कितना अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी पोजीशन, अपनी कन्विक्शन उसमें जब होती है तो उसमें बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी की अगर टारगेट प्राइस 100 रुपीज है और वो स्टॉक आपने 60 रुपीज का ले लिया, ठीक है, और वो जी जी। स्टॉक हो जाता है 80 रुपीज का, और यू वांट के अब मैं इसमें फर्दर अपनी पोजीशन 20 से 30 या 40% करना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ दैट इसकी जो टारगेट वैल्यू है वो 100 बनती है, तो उसमें आप उतना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। बट अगर उसकी वैल्यूएशन ही फॉर एग्जाम्पल 85 की बनती है और आपने 60 पे बाय किया है और राइट नाउ 80 रुपीज पे है, तो उसमें एडवाइजेबल यही होता है कि आप नेक्स्ट वन अपॉर्चुनिटी पे मूव हो जाए, रादर कि उसको फर्दर एक्यूमुलेट करें। जैसे मैंने पहले लिया हुआ है ऑलरेडी 51-2 आई के थिंक कि लगभग। आपको आंसर मिल गया होगा। तो जी बहुत ठीक है, शुक्रिया वकास साहब, बहुत शुक्रिया। सर, कल की मार्केट का क्या व्यू आप देंगे? क्या लग रहा है कल की मार्केट कैसी रहेगी, और कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जो आप हमारे इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अच्छा, उसमें अगर ओवरऑल हम थोड़ा सा इसको कंक्लूड करें, बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे सबके, ऑब्वियसली पोर्टफोलियो से रेलेवेंट उसमें जो हम्म, बाइंग सेलिंग होती है, मैं एक सजेशन उसमें जरूर सबको, उसमें जरूर आपके इस चैनल के थ्रू बताना उसमें चाहूंगा, क्योंकि जो जरूर। फंडामेंटल कंपनीज हैं, नो डाउट के रिसर्च कभी भी जो ओवरऑल 535 या 40 कंपनीज है कभी भी उसको कवरेज नहीं करती। सेलेक्टिव सेक्टर वाइज कंपनीज कवरेज होती हैं जो फंडामेंटल सस्टेनेबल होती हैं। तो ट्राई थोड़ा सा जो अच्छी फंडामेंटल कंपनीज हैं अपने पोर्टफोलियो, जैसे हमने ऑयल एंड गैस से रेलेवेंट डिस्कशन की है, उसमें हम्म, ओजीडीसी है, पीपीएल है, पीएसओ है। सीमेंट्स की डिस्कशन की हमने तो डीजी खान सीमेंट है, लकी है उसमें, मैपल ही उसमें हो गया, ठीक हो गया। और ऐसे ही आईटी कंपनी की डिस्कशन करेंगे तो सिस्टम लिमिटेड है, एक भाई पूछ भी रहे थे उसमें, तो सिस्टम लिमिटेड इज अ गुड कंपनी और अपसाइड भी इसमें अच्छा अवेलेबल है, ठीक है।
और उसके अलावा अदर देन सेक्टर्स भी अगर हम करें तो फंडामेंटल स्टॉक्स को थोड़ा सा पिक एंड चूज करें, जिसमें एक्चुअली कवरेज बाय रिसर्च भी होते हैं, फंडामेंटल्स भी एक लेमैन के लिए अवेलेबल होते हैं, ऑब्वियसली उनके लिए एक बनी बनाई पकी पकाई एक वो खीर कहते हैं ना वो अवेलेबल होती है, तो वो उसको रीड आउट करके और उसमें अपने पोर्टफोलियो को बिल्टअप कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली कुछ पोटेंशियल कंपनीज होती हैं जो कि रिसर्च कवरेज नहीं कर रही होती, बट उनमें भी फंडामेंटली चीजें डेवलप हो रही होती हैं, तो उनमें भी स्टेक बनाया जा सकता है। बट कोशिश करें कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा फंडामेंटली बिल्टअप करें, क्योंकि जब हम डायरेक्शनल एक्सपोजर्स की बात करते हैं तो मार्केट की बात करते हैं तो उसमें अगर आप इंडेक्स में देखें तो अच्छी कंपनीज की ही कंट्रीब्यूशंस हैं। अगर आप देखें बैंक्स ने मार्केट को अच्छा रनअप पे लेके आई, उसके अलावा फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, सीमेंट कंपनीज हैं, ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, तो मेजर कंपनीज ही हमेशा आपका इंडेक्स ड्राइव किया करती हैं। तो समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर ये होता है कि मेरे पास जो पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा हुआ है वो चल नहीं रहा होता, बट मार्केट चल रही होती है, तो आई एम कंप्लेनिंग द मार्केट के मार्केट परफॉर्म कर रही है बट मेरा स्टॉक नहीं। तो इट ऑल डिपेंड कि हमने जो स्टॉक खरीदा हुआ है उसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या है और एक्चुअली उसके अंडरलाइंग बिजनेस क्या है, हमें ये भी थोड़ा सा देखना होता है। तो खैर इन चीजों को थोड़ा सा हम जरा थोड़ा सा रिसर्च पे थोड़ा सा फंडामेंटल बेस्ड पोर्टफोलियो बिल्टअप की तरफ अच्छी कंपनीज में आना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। जस्ट लाइक सिंपल, अगर फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ बिजनेस, तो सबसे पहले उसकी इंटीग्रिटी को समझते हैं, ठीक हो गया, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें अपना एक्सपोजर या वो स्टार्टअप पे जाते हैं। तो स्टॉक में ये चीज बहुत कम देखी जाती है, किसी के दोस्त ने बता दिया या स्क्रीन पे देखते हुए बढ़ता हुआ अच्छा लग गया, ठीक हो गया, या किसी ने गाइड कर दिया कि फौरन इसको खरीद लो, तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। अच्छी अप्रोच ये है कि आपको पर्सनली उसको रिसर्च, उस कंपनी को एटलीस्ट इतना तो समझ आता है कि कंपनी करती क्या है, मेन उसका बिजनेस क्या है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसकी क्या है, ठीक हो गया, और जो प्रोडक्ट वो ऑफर कर रही है उसकी डिमांड क्या है, ठीक है। अगर तो प्रोडक्ट वो एक्सेप्टेबल है, डिमांड भी है, तो डेफिनेटली ओवर द टाइम उस कंपनी की रेवेन्यू भी बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इतनी समझ तो अंडरस्टैंडिंग मेरा ख्याल से आप एज अ लेमैन भी उसमें अपनी बना सकता है। तो प्लीज किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी सी उसकी रिसर्च जरूर करें उसमें, ताकि ऑब्वियसली आपकी हार्ड अर्न जो मनी है उसको आप अच्छी यूटिलाइजेशन के साथ एक अच्छा रिटर्न बना सकें। और नॉट नेसेसरली कि एक कंपनी खरीदी है आपने और उसका कोई उसमें बैकड्रॉप हो गया है तो आप उसमें से टाइमली एग्जिट कर सकते हैं, बट जब आपने रिसर्च ही नहीं की होगी, आपको पता ही नहीं होगा कि एक कंपनी आपने खरीदी है वो चीनी बनाती है, आटा बनाती है, या वो सीमेंट बनाती है, सरिया बनाती है, तो आपके लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा उसके अंदर। सो प्लीज जब आप पोर्टफोलियो बनाना चाहें तो कुछ इन चीजों को इंकॉर्पोरेट करें। सेकंड वन, उसके अंदर हमारी जो मार्केट का भी ओवरऑल हम देखते हैं, मार्केट बेहतर है, यहाँ से आईएमएफ वाला चीज एग्जीक्यूशन हो जाती है, प्लस पावर सेक्टर से रेलेवेंट जो डेवलपमेंट है सोन एक्सपेक्टेड है वो डेवलपमेंट हो जाती हैं, और उस इन इन ट्रिगर्स की वजह से और स्टॉक स्पेसिफिक थीम की वजह से सीमेंट वगैरह में जैसे स्पेसिफिक स्टॉक्स हमने थोड़ा सा डिस्कशन किए सीमेंट वाले भी, तो मार्केट हमें कल भी आगे बेहतर लगती है और वे फॉरवर्ड भी हमें मार्केट आगे अच्छा परफॉर्म करते नजर आती है। तो अगर हम थोड़ा सा अपनी मार्केट में देखें तो अभी हमारी मार्केट की डिविडेंड यील्ड अभी भी हाई है, और ऑब्वियसली अगर हम थोड़ा सा जैसे इंटरनेशनली अगर हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं, बट उस कंपैरिजन में हमें ये भी देखना चाहिए क्योंकि डिविडेंड यील्ड लो है, प्राइस फैक्टर ज्यादा उसमें होता है, तो हमारी मार्केट में भी ओवर द टाइम जो वे फॉरवर्ड थोड़ा सा अगर हम देखें तो काफी अच्छा पोटेंशियल अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन एज वेल एज इन डिविडेंड। तो जो ग्रोथ मेकिंग कंपनीज हैं उनमें अच्छे एवेन्यूज अभी अवेलेबल हैं, जैसे हमने एग्रो होल्डिंग की डिस्कशन की है, अच्छी ग्रोएबल कंपनी है तो हमें बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हमने उसके अलावा पार्क इलेक्ट्रॉन जैसे डिस्कशन की है, हमें बिल्कुल ऐसी कंपनीज में जाना चाहिए जिनमें ग्रोथ अभी बाकी है, क्योंकि जब हम डिविडेंड यील्ड पे जस्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं तो 8-10% 9% डिविडेंड लेके हम बैठ जाते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा ऐसी कंपनीज जो कि ग्रोएबल है उनमें अगर इन्वेस्टमेंट पा करें तो हमारा कैपिटल अच्छा इनहेंस हो सकता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा गाइड किया और वाकई जो है ऑब्वियसली जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें बड़ी बेनिफिशियल रही होंगी और बहुत कुछ आपने जो है सीखा होगा। थैंक यू सर जासिम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।